ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं आज की क्लास से पहले मैं तुम्हें बोलूंगा पिछली वाली वीडियो प्लीज अच्छे से देख लो, वहां एसोसिएशन वगैरह वगैरह, आई की वैल्यू, तो वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते, सारी चीजें सिखा दी है। वही चीज रिपीट होगी शुरुआत में तो, और फिर डिसोसिएशन होगा, इसीलिए वो शुरू वाला पार्ट में थोड़ा स्पीड में कराऊंगा तो दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब डिसोसिएशन का सिंपल मतलब है, और भी कुछ कुछ बातें बताई थी वही वाली बात। तो डिसोसिएशन का क्या मतलब है, NaCl हो गया वो डिसोसिएट हो गया अगर मान लो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो ये वाली बात है। ऐसे ही डिसोसिएशन होता है कभी कभी, और इसके वजह से भी एबनॉर्मल मोलर मास का केस आता है, और इसी वजह से हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। अब वही चीज देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 1.606 ग्राम पर मिलीलीटर। मतलब तुम्हें डेंसिटी दी हुई है और वॉल्यूम दिया है। अब तुम्हें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो उसी चीज को यूज करके हम मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ इस क्वेश्चन में, अगर तुम पूरे क्वेश्चन को पढ़ो तो आगे बोला है कि कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, और वेंट ऑफ फैक्टर या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब के लिए हमें मास की जरूरत पड़ती है। डेंसिटी से तो काम चलने नहीं वाला, तो हम मास निकालेंगे। अब हमारे पास वॉल्यूम है और हमारे पास डेंसिटी है, तो मास इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। क्या डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और वही चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर तुम मास निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, 0.636 ग्राम्स के बराबर होने वाला है। सिंपल और बेसिक सी बात है, तो वही चीज हम आगे अप्लाई करने वाले हैं। तो ये मास है W2 मतलब सॉल्यूट का मास, और सॉल्यूट मतलब जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि एसिटिक एसिड है, और क्योंकि वो प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो 1 लीटर ऑफ वाटर का क्या मतलब है, 1 लीटर वाटर में जो उसका मास होता है वो कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, हाँ या ना। अब तुम लोग को पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर वाले, ये वाला कंसेप्ट होता है। अब तुम लोग को पता है ये उसकी डेंसिटी है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर ये डेंसिटी 1 है, मास निकालना है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो यहाँ पे जो मास आएगा वो बेसिकली कितना आएगा, मतलब 1 लीटर है ना ये, 1 लीटर को अगर तुम्हें बदलना पड़ेगा मिलीलीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, उधर जाएगा कितना, 1000 ग्राम। तो वही है, 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम यानी 1 किलो होता है, ये बात तुम्हें पता है। 1 लीटर पानी 1 किलो होता है, वही चीज है कि वो 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सिंपल सी चीज लिख दी। और ये 1000 ग्राम नॉर्मली नहीं होगा, ये क्या होगा, W1 होगा 1000 ग्राम, क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोगों ने जब भी इक्वेशन लिखी है तो हम लोगों ने 1 वाले को सॉल्वेंट माना है, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर, जो कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और 2 वाले को सॉल्यूट माना है, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये तो KF की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन ही है। KF की वैल्यू का क्या मतलब है, वाटर की KF वैल्यू, है ना, कि होता क्या, ये कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है ये। अब आगे क्या है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड वाज 0.0205 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे हम डेल्टा TF देखें तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.0205 डिग्री सेल्सियस। अब चाहे तुम इसको डिग्री सेल्सियस में लिखो, या फिर चाहो तो केल्विन में भी लिख सकते हो, 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे आप बोल रहे हो, टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में 273 का डिफरेंस होता है। ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं 100 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस करता हूं, आंसर कितना आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगर मैं 273 केल्विन में से 173 केल्विन माइनस करता हूं, आंसर कितना आएगा, 100 केल्विन आएगा। अच्छा, सेम इक्वेशन उठाते हैं, चलो। तो यहाँ पे अगर मैं 100 केल्विन में से 50 केल्विन को माइनस करूंगा, आंसर कितना आएगा, 50 केल्विन ही आएगा ना। तो अगर तुम देख रहे हो फर्क है, 100 डिग्री और 100 केल्विन में बहुत फर्क होता है, 50 डिग्री और 50 केल्विन में बहुत फर्क होता है, बट माइनस करेंगे तो एट द एंड आंसर सेम ही है। और यहाँ डेल्टा TF होता क्या है, डेल्टा TF इज अ डिफरेंस, बाद में कितना है और शुरू में कितना, उसका एक डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस सेम ही रहने वाला है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेंट ऑफ फैक्टर, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, सिंपल सी चीज है। अब ये चीज मैं तुम्हें लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं कि आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं पूरा लिख देता हूं और एक बार समझा देता हूं। तो अगला स्टेप है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर निकालना, और वेंट ऑफ फैक्टर बड़ी ही आसानी से निकाला जा सकता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का। अब ये चीज है, इसमें KF है, W2 है, W1 है, M2 है, ये फॉर्मूला सिंपल। और ये कैसे आता है, ये मैं पिछली क्लास में तो सिखा ही चुका हूं, प्लस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करते आ रहे हैं, तो अब यहां तक आते आते ये चीज तुम सीख गए होगे। तो अगर ये निकालना है तो इसकी वैल्यू इधर और इसकी वैल्यू उधर,
इधर और सारी वैल्यूज मैंने क्या कर दी, पुट कर दी, जो कि यहीं पे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, वो तो सिंपल सी चीज है। अब यहां से जो मास आएगा वो ऑब्जर्व्ड मास है, ठीक है, ये ऑब्जर्व मास है। और फिर ऑब्जर्व मास का क्या मतलब है, ऑब्जर्व मास का मतलब है जब तुम लैब में जाओ वहां पे कैलकुलेट करो, है ना, तो पूरा सामान वामान लेके, मतलब तुम खुद देखो इतना सारा सामान दिया गया है तुम्हें, तब जाके मास निकाल रहे हो, तो एक तरीके से ऑब्जर्व है। दूसरी चीज होगी कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड वो जो तुम बचपन से निकालते आ रहे हो, इसका क्या मतलब है, CH3COOH का अगर तुम मास निकालोगे तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3, क्योंकि ये 3 है, कार्बन का 1 का 12, फिर यहाँ पे इसका ये इन दोनों का कितना होगा 16 + 16, और हाइड्रोजन का कितना आ गया 1 आ गया, तो सबको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है कि नहीं। अब यहाँ तक तो हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया कैलकुलेटेड मास भी आ गया, ऑब्जर्व भी। तो इतना करने के बाद जो आया वो हमारे पास ऑब्जर्व था, और ये सिंपल वाला तरीका जो है वो कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी, और आई की वैल्यू कैसे आएगी, कैलकुलेटेड मोलर मास को ऑब्जर्व वाले मास से डिवाइड कर दो, यानी कैलकुलेटेड वाले को ऑब्जर्व वाले से डिवाइड कर दो। बचपन से सीखे हुए तरीके को अभी सीखे हुए तरीके से डिवाइड कर दो, ये मतलब है। डिवाइड कर दिया, आई की वैल्यू आ गई 1.04, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी वेंट हॉफ फैक्टर की। मैं पिछली क्लास में भी सेम चीज सिखा चुका हूं, बहुत ही सिंपल है ये। तो अब अगला जो स्टेप है वो ही है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए थोड़ी सी और मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। अब यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए मैं लास्ट क्लास में भी सिखा चुका हूँ, और यहाँ पे तरीका सेम होगा, बट वो ये है कि थोड़ा सा आगे डिफरेंस आएगा। वो क्या, इनिशियल मोल्स मान लो इसके 1 है, मान के चलते हैं हम कि शुरुआत हमने 1 मोल से करी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद या फिर डिसोसिएशन होने के बाद का क्या मतलब है, मेरा जो CH3COOH है वो टूटेगा CH3CO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में, तो डिसोसिएशन हो रहा है उसका। तो डिसोसिएशन के बाद या फिर इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं कि एक रीच आ जाती है कि अब ना आगे बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है, रिएक्शन ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद भी जो हमारे पास अब जो कंसेंट्रेशन होगी वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर मान लो इसके अल्फा मोल्स क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। मान लो कि ऐसे समझ लो कि मैंने इसके मान लो 10 मोल्स लेके निकला था, 10 में से 4 डिसोसिएट हो गए, 10 में से 4 डिसोसिएट हो गए, तो ये चीज वही रिप्रेजेंट करी है कि हम शुरुआत में लेके चले थे 10 और डिसोसिएट हो गए 4, ऐसे ही है। तो हम शुरुआत में 1 लेके चले थे और डिसोसिएट हो गए अल्फा, यहां ऐसे। अब यहां 1 इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान करनी होती है, जितनी तुम कैलकुलेशन आसान रखोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, इसीलिए हम 1 लेके चलते हैं। तुम चाहो 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरुआत में लेके चले और इतने डिसोसिएट हो गए, तो अब इनके और इसके कितने बनेंगे, इसके और इसके कितने बनेंगे, यही है सोचने वाली बात। अच्छा एक बात बताओ, NaCl देखो, अगर एक NaCl लेके चलोगे तो सोडियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। अगर तुम यहाँ पे 10 लेके चलोगे तो सोडियम कितने हैं 10, क्लोरीन भी कितने हैं 10, ठीक है। चलो और कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम की बात करो तो मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर मान लो एक मैग्नीशियम क्लोराइड उठाते हो तो मैग्नीशियम कितना है 1, क्लोरीन कितने हैं 2। अगर तुम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नीशियम कितना है 10, बट क्लोरीन कितने हैं 10 × 2 20। बट यहाँ पे इक्वेशन इतनी महंगी है नहीं, सिंपल सी है। तुम साफ दे सकते हो कि ये डिसोशिएट हो रहा है इसमें, और इसमें बैलेंसिंग का कोई झंझट नहीं है। यानी अगर मान लो इसके अल्फा डिसोशिएट हो गए, अल्फा आगे बढ़ गए, 10 में से अगर 4 टूट गए, तो अगर 4 इसके टूटेंगे तो 4 मुझे इसके भी मिलेंगे और 4 इसके मिलेंगे, 2 टूटेंगे तो 2 इसके 2 इसके, 3 मिल टूटेंगे तो 3 इसके 3 इसके, सेम जैसा यहाँ वाला कंसेप्ट है कि नहीं। तो यानी अगर इसके अल्फा टूट गए तो यहाँ पे इसके अल्फा बने और इसके भी अल्फा बने। ये है सिंपल बेसिक कंसेप्ट, इसको समझने में बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है। ये 11th क्लास का कंसेप्ट है बेसिकली, बट फिर भी समझना जरूरी है। अब इसके बाद तो बहुत ईजी हो जाता है काम। अब यहाँ पे हम आई की मदद लेंगे और आई की मदद से अल्फा निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे, जो कि सिंपल है। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, मतलब शुरुआत का और इसका तुम रेशियो निकाल दो, तुम्हारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। और ये सिंपल रेशियो है, यही चीज कर लो, बहुत आराम से आ जाता है। तो आई इज इक्वल्स टू आफ्टर डिसोसिएशन या फिर आफ्टर इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद अगर तुम नोटिस करो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस और ये वाला अल्फा। समझ में आ गई बात। तो तुमने क्या किया, इसके सबके ऐड कर दिए आफ्टर, तो आफ्टर ऐड कर दिए ये। और इनिशियली अगर तुम देखो तो इसी का 1 है, बाकी सबके तो 0 0 है। तो अगर तुम देखो एक अल्फा से एक अल्फा कट जाएगा, 1 प्लस अल्फा बचेगा। तो आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 प्लस
अल्फा आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी I-1 और अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, I की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितनी आ रखी है 1.04, तो 1.04 -1, तो अल्फा की वैल्यू साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि 0.4, बस इतनी सी चीज। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का भी जो तरीका है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने से बिल्कुल सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ वाला कंसेप्ट बदलता है। यहाँ वाला कंसेप्ट उसमें अलग है, इसमें अलग है, बट वही है कि तुम्हें पीछे का जो कहानी है वो समझ में आ जाती है, तो तब तुम्हें समझ में आता है कि वैसे डिफरेंस नहीं है, यहाँ लिखे हुए में डिफरेंस है बट कंसेप्ट में डिफरेंस नहीं है, ये चीज है। तो यहाँ पे वो तरीका, ये चीज समझ में आ गई, तो इसके आगे तो सिंपल चीज है। तो ये तो पूरी कहानी है वेंट ऑफ फैक्टर निकालने की और उसके बाद क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने की। बट इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में एक और चीज होती है और इस क्वेश्चन में भी लिखा है कि तुम्हें वेंट ऑफ फैक्टर तो निकालना है पर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, पहली बात तो ये होता क्या है और कैसे निकालना है, दोनों चीजें मैं दिखाता हूं तुम्हें। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट सिंपली एक नंबर है, जैसा उसके नाम में कांस्टेंट लिखा हुआ है, बट ये एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो कि किसी भी इक्विलिब्रियम को जस्टिफाई करता है बड़े ही अच्छे तरीके से। लाइक ये एक इक्विलिब्रियम है, ना ही रिएक्शन आगे बढ़ रहा है ना ही पीछे बढ़ रहा है। अब इस चीज को जस्टिफाई कर देगा एक अच्छे एक नंबर से कि वो ये बता देगा कि ये रिएक्शन इतनी ही आगे बढ़ेगी। चलो मान लो रिएक्शन का एक मिड पॉइंट है कि 50% ये है 50% ये है, बट जैसे तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा तुम एक नंबर अच्छे से बता सकते हो कि ये रिएक्शन कितना आगे की तरफ बढ़ी है कितना पीछे की तरफ बढ़ी है। ये तुम ऐसा बोल सकते हो कि 75% बढ़ चुकी है, अभी सिर्फ 25% बढ़ी है। इस नंबर को देख के तुम ये चीज बता सकते हो। हर इक्वेशन के अलग से निकालना पड़ता है, तो बट ये कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि इस इक्वेशन के लिए हम एक नंबर निकाल देंगे तो इस इक्वेशन के लिए वो हमेशा काम करेगा, ये बात होती है। तो यहां निकालना है, सिंपल सी बात है, वही चीज यूज करेंगे, इनिशियल और फाइनल एक तरीके से, है ना। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन और फाइनल कंसेंट्रेशन लिखेंगे जैसे यहां लिखा था, तो बदलेगा कुछ नहीं, यहाँ पे अल्फा जो था वो सब कुछ सेम। बट ध्यान रखो हम लोगों ने एक तरीके से क्या लिया है कि अब यहाँ पे कंसंट्रेशन लेके चलेंगे। यहाँ हम लोग नॉर्मली मान के चल रहे थे कि 1 मोल मान लिया, बट अगर मान लो हमारे पास इन जनरल बात हो, इन जनरल कुछ भी क्वेश्चन हो, तो इन जनरल हम मान के चलते हैं कि चलो मान लो C कंसंट्रेशन है, उसकी C कंसंट्रेशन है, मान लो यहां माना जाता है, तो यहां पे होगा क्या कि इसके कम कितने हो जाएंगे, C - C अल्फा, ठीक है। C - C अल्फा क्यों, उसका उतना हिस्सा कम हो गया है कि नहीं। अगर शुरुआत में C था तो C का C अल्फा बाय डिवाइड कर दोगे उतना हिस्सा कम हो गया, तो इनको कितना मिलेगा C अल्फा और C अल्फा, बस ये है। तो यही चीज एग्जैक्ट सेम तरीके से यहां लिखी है, बस कुछ नहीं, ये कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखा है और कुछ भी नहीं, बस यही है। ये नंबर्स थे, ये कंसंट्रेशन है, बस ये फर्क है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि हम कंसंट्रेशन में लिख दें, कंसंट्रेशन उसकी जो बने हैं, तो ये चीज बनी है, अब तुम देख सकते हो रिएक्शन के उस साइड ये है, तो इसकी कंसंट्रेशन फिर इसकी कंसंट्रेशन अपॉन में इसकी मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो सिंपली एक फॉर्मूला होता है, अब पूरा कैसे आया फॉर्मूला ये सब मत पूछना वरना 11th क्लास में पहुंच जाएंगे हम लोग, बट इतना समझ लो, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, Ka आ जाएगा। Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा, बस यही चीज है। अब जैसे ही तुम यहां वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यूज पुट करते तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू C अल्फा पुट कर दी, इसकी वैल्यू C अल्फा पुट कर दी, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितने C - C अल्फा पुट कर दी। C कॉमन आ जाएगा और ऊपर C स्क्वायर है, नीचे एक ही C है, ये A स्क्वायर से C कट जाएगा, सिंपल सी बात है। अब रही बात C की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू तो है हमारे पास, कितनी है 0.04, बट रही बात C की वैल्यू कितनी है, तो C की वैल्यू निकालने के लिए अब कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिखना है, सिंपल सी बात है। अब तुम देखो जरा ये ऐसे लिखने का क्या रीजन है, तुम लोग को साफ साफ पता है कि गिवन मास कितना दिया हुआ है 0.636, ओके 0.636 अपॉन में, ये तो हो गया गिवन मास, अपॉन में मोलर मास रखेंगे, तो मोलर मास हमारे पास कितना होगा, किसका, इसकी अगर बात करें तो इसकी कितना 60 है, अभी कैलकुलेट किया था कैलकुलेटेड वाला, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 60, कैसे 12 + 1 × 3 + 12 + 16 + 16 + 1, है ना, तो 60 आ गई। अब ये तो हो गया गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम से, और वॉल्यूम इन लीटर रखते हैं। अब तुम्हें साफ साफ दिया हुआ है कि यहाँ पे जो वाटर है वो हमारे पास कितना है 1 लीटर है, तो तुम 1 से डिवाइड करोगे,
तो 1 से डिवाइड कर दो, फायदा क्या है, एट द एंड तो सेम ही रहेगा, यानी 0.636 अपॉन में 60। ये किया क्या है, ये मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया, तुम लोग को याद हो तो मोलैरिटी को हम हमेशा किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर, कंसेंट्रेशन को हम मोलैरिटी में एक्सप्रेस करते हैं, तो वही चीज है। तो हमने कंसेंट्रेशन निकाली है, मोलैरिटी, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या नाम है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वही चीज एक्सप्रेस करिए बस। तो ऐसे कंफ्यूज मत होने लगना कि सी की वैल्यू कैसे निकाल दी। अब बस सी की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करनी है और के ए आ जाएगा बस। तो बस वैल्यूज पुट करनी है, सी की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया के इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10 की पावर -5। तो के जैसा कि मैंने तुम्हें बताया सिंपली एक नंबर है जो कि तुम देख सकते हो, कोई यूनिट नहीं कुछ नहीं, तो ये एक सिर्फ नंबर है जो कि पूरी हमारी रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है बस। तो ये तरीका है मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना। तो यहां हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, एक एक टॉपिक, एक एक चीज सारी डिटेल में मैंने करा दी, बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय।